जी हाँ दोस्तों, 18 नवंबर रात 8 बजते बजते नीतीश का नया खेला। झल्ला कर काटा फोन, 12 घंटों का लास्ट अल्टीमेटम। पटना भागे शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, दिल्ली में एक के बाद एक जो बैठकों का सिलसिला चल रहा था वो सारा का सारा फ्लॉप हो गया। आखिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने झल्ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन कट कर दिया। घुटनों पर भारतीय जनता पार्टी के आते ही अमित शाह दिल्ली से पटना निकल गए। तो क्या है इस नए खेल के गणित के पीछे की पूरी कहानी और नई स्क्रिप्ट, जिसमें मध्यम लौ में जलती हुई लालटेन की रोशनी में पर्दे के पीछे एक नई स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट हमारे साथ में बने रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह से लगातार आपको दिखाया, दिल्ली से लेकर के पटना के पल पल के हर हलचल पर आपको मैंने तमाम उसके पहलुओं की बारीकी को लगातार समझाया। और इस वक्त जब मैं आपके सामने हूं तो ऐसी खबरें आई देश की राजधानी दिल्ली से, दशकों से कवर करने वाले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उन पत्रकारों के हवाले से जो बिहार से लेकर नीतीश कुमार से लेकर मोदी, शाह और बीजेपी को कवर करते आ रहे हैं कि दोस्तों, सुबह से अमित शाह के आवास पर जो बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की अलग से मीटिंग भी हुई, जिसमें ललन सिंह, संजय झा और अमित शाह की अलग से मीटिंग भी हुई, जिसमें ललन सिंह, संजय झा, अमित शाह के साथ में कुछ दूसरे नेताओं की बैठक भी हुई। लेकिन कई दौर की बैठक के बाद में अभी तक सियासी वोट जो कि इस वक्त बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल मचाए हुए है, किसी भी करवट बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश कुमार से बात करके तमाम मसलों को सुलझाने के लिए, समझाने के लिए बीड़ा उठाया। क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह से बात करने में उतने ज्यादा सहज और कंफर्टेबल नहीं है जितने कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करके बातों को किसी अंजाम तक ले जाने में है। आपको याद होगा कि एनडीए की कई बैठकों में, यहां तक कि कई मंचों पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के हाथ छूमे हैं, उनके पैर छूने की कोशिश तक की है। लेकिन दोस्तों, अब यह दौर दरअसल दूसरा है। नतीजे आने के बाद में और मौजूदा स्थिति जो इस वक्त बिहार के गुणा गणित की है, उसमें नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के भविष्य, अपने बेटे और खुद की छवि, जिसके बुनियाद पर बिहार में एनडीए को इतना अपार समर्थन मिला है, उन तमाम चीजों के नजरिए से ही सोच रहे हैं और फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खबरें ये आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह बीड़ा उठाया कि नीतीश कुमार से बात करके इस मामले को सुलझा लेंगे, कुछ मिनट तक बातचीत जरूर हुई, लेकिन उसके बाद में नीतीश कुमार ने तो पहले से तय कर ही रखा है कि मोदी हो, शाह हो या किसी और तरीके से कोई बीच बचाव के रास्ते की, नए रास्ते की शक्ल क्यों न बताई जाए, हमें जो करना है हमने तो फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार ने चुपचाप फोन कट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी फोन पर हेलो हेलो करते रह गए। लेकिन इस बीच में जब तमाम सारी बैठकें लगातार शाह के घर पर होती रहीं और उन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला, सिर्फ एक नतीजा निकला कि नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम को बीजेपी के खाते में डालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तैयार हुए। यहां तक कि मुख्यमंत्री और बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी भी, वो पद भी नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी के पास रखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको दिखाया था, कि अपने बेटे को राजनीतिक विरासत देने, उसको तैयार करने, बिहार के युवाओं को उसके साथ जोड़ करके पार्टी के सियासी जमीन को विस्तार देने के लिए अगले 5 साल की जो प्लानिंग तैयार की है, उस पर नीतीश कुमार मोदी के सामने जरा भी नहीं हटे, जरा भी पीछे नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि शाह दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं, माना ऐसा जा रहा है कि शाह सबसे पहले नीतीश कुमार के घर जाकर के एक आखिरी दौर की बातचीत करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये रात बीतते बीतते 19 नवंबर की शुरुआत इस बात से होगी कि नीतीश कुमार का जो मिजाज है अपने फैसले को लेकर, क्या उसमें कोई नरमी आई है या नहीं आई है। अब ऐसी स्थिति में 10 बजे माना यह गया है कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ में जो साझा बैठक होगी, उसमें
मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला ले लिया जाएगा, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला तो मोदी शाह ही लेंगे। महज उस बैठक में एक औपचारिकता निभाई जाएगी और किसी भी नाम पर सहमति करके उसका ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद में फिर प्रक्रिया शुरू होगी नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल से मुलाकात करने की। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हर तरफ से मोदी और शाह अपनी प्लानिंग में, अपनी रणनीति में मुंह की खाते हुए दिखाई दी, क्योंकि दोस्तों जिस वक्त 14 नवंबर को नतीजे आए थे, याद कीजिए उस दिन और उसके अगले दिन कैसे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि साहब अभी तो जश्न का वक्त है, आपको बता दिया जाएगा, विधायक दल के नेता ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब सोचिए, जिस शख्स के नाम पर बिहार में इतना अपार समर्थन मिला है, जिस शख्स के नाम पर बिहार की जनता ने एनडीए को इतनी ज्यादा सीटें दी और उसी लहर में नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ गई, उसमें भी बावजूद इसके नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का यह कहना कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, दरअसल यह दर्शाता था कि जब तक अमित शाह की तरफ से, मोदी की तरफ से कोई संकेत नहीं होगा तब इसी तरह की रणनीति के साथ बयानबाजी करनी है। लेकिन उसी के काउंटर में नीतीश कुमार के जो कमांडर थे, नीतीश कुमार के कई सिपह सालारों ने यह तय कर दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। टेक्निकली कहा भी जा सकता है क्योंकि 19 नवंबर तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल के सामने नीतीश कुमार के कमांडरों ने यह साफ कर दिया था, किसी कीमत पर मुख्यमंत्री पद से नीचे उतरना जेडीयू तैयार नहीं होगी, चाहे इसके लिए बिहार में दोबारा से इलेक्शन क्यों ना हो जाए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने अब पटना पहुंच रहे हैं अमित शाह, लेकिन अमित शाह की बातों पर नीतीश कुमार तो ध्यान भी नहीं देने वाले, ऐसी खबरें आ रही हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों मैं आपको जल्दी से कुछ अपडेट और दे दूं कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर बीजेपी तैयार भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के पास में प्लान ए और प्लान बी है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास भी प्लान ए और प्लान बी है। और दोस्तों ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश की स्क्रिप्ट के ताने बाने के इर्द गिर्द ऐसी उलझी है कि उसके पास नीतीश की शर्तों को मानने के सिवा फिलहाल कोई चारा भी नहीं है। हाँ, 1 साल के बाद जब ऑपरेशन लोटस कुछ कामयाबी का संकेत दे तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो खबरें आई, कुछ खबरों को आपको अपडेट कर दूं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर बनाने के लिए नीतीश ने दबाव डाला, साथ ही साथ में अध्यक्ष पद भी अपने ही पास रखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई उलटफेर होता है, सरकार गिरती है, इस्तीफे होते हैं या कुछ और बवाल होता है, तो वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष और प्रदेश के राज्यपाल का ही सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे में नीतीश चाहते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान तो आइडियोलॉजिकली पार्टनर के तौर पर संघ और बीजेपी के साथ जुड़े हैं। ऐसे में अगर उनका विधानसभा का अध्यक्ष भी नहीं हुआ तो फिर वही होगा जो विधानसभा का अध्यक्ष और राज्यपाल, यानी कि वही होगा जो दिल्ली से मोदी और शाह रिमोट के जरिए बिहार को, बिहार की गिरती बिखरती बनती हुई सरकार को जिस तौर पर देखना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री के पद की जो जिद थी वो छोड़ दी है, यानी कि दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री के पद भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। विजय सिन्हा का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है उप मुख्यमंत्री पर, उनकी जगह नया नाम मंगल पांडे का आ रहा है जो आरएसएस की पसंद बताए जा रहे हैं, और दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती हुई दिख रही है। ऐसे में बात मंत्रिपरिषद के, मंत्रिमंडल के समीकरण की करें तो फॉरवर्ड, नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी और एससी जाति की भागीदारी को तय करने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। दोस्तों नीतीश की नई कैबिनेट में माना यह जा रहा है कि नीतीश के नाम पर बीजेपी तैयार होने के बाद जो नई कैबिनेट होगी उसमें राजपूत जाति को साधने के लिए जमुई के विधायक श्री एस सिंह, औरंगाबाद से चुनाव जीतने वाले त्रिविक्रम सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत करके विधायक बनी है। जहां तक बात सहयोगी दलों की है तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी बिहार के एनडीए सरकार में फिर से मंत्री होंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी स्नेहा लता मंत्री बन सकती हैं, वो पहली बार चुनाव जीतकर हालांकि आई हैं। जहां तक बात जेडीयू और बीजेपी की है तो दोनों की ही मंत्रिपरिषद में बराबर भागीदारी होगी। दरअसल नीतीश कुमार ये दर्शाना चाहते हैं कि चुनाव मेरे नाम पर लड़ा गया,
वोट मेरे नाम पर मिले, मुख्यमंत्री मैं ही हूंगा, विधानसभा का अध्यक्ष मेरा ही होगा, ताकि मोदी और शाह ये ना मान लें कि इस देश के चाणक्य तो सिर्फ वही हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस कार्यकाल में 25 से 30 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सामने जेडीयू की सियासी जमीन को उस स्तर पर विस्तार देना चाहते हैं जिस स्तर पर नीतीश का सपना रहा और जिसमें भागीदारी नीतीश कुमार के बेटे निशांत की होगी। इसलिए बराबर बराबर मंत्रिपरिषद में दोनों ही लोगों को जगह होगी। दरअसल दिल्ली में मान मनोबल और बार्गेनिंग के बीच में ऐसी खबरें आई कि विधानसभा का अध्यक्ष पद देने के लिए नीतीश को बीजेपी तैयार हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में जब बीजेपी तैयार नहीं थी और उसे लगा था ललन सिंह और संजय झा अमित शाह या मोदी के इशारे पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन ललन सिंह और संजय झा को नीतीश कुमार ने पहले ही चेतावनी देकर के भेजा था कि शाह हो या मोदी, किसी के सामने भी जरा भी डरने, हिचकने या ना नुकुर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस पर तैयार नहीं होना। खींचतान के बीच की खबरों में यह बात भी आई कि केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजना ज्योति, आपको याद है ना, ये वही साध्वी निरंजना ज्योति हैं जिन्होंने दिल्ली के एक चुनाव में रामजादे और हरामजादे जैसे शब्दों का प्रयोग किया था और मोदी उसे लगातार इनाम पर इनाम देते चले गए। बहरहाल ये दोनों बिहार में बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए। अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा कि नीतीश कुमार के आवास पर जाकर के नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो वो हैं जिनके बारे में कभी लालू ने कहा था कि उनके तो पेट में भी दांत है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शाह के मुकाबले नीतीश कुमार कई चाणक्यों को मिलाकर के अकेले चाणक्य हैं। अपना कमेंट जरूर लिखें।